हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 79 और जो हमारा प्रकाश चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट 2। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो। अभी तक जितने भी सेट्स हुए हैं सेट नंबर 78 तक सारे ही पीडीएफ जो है अपलोड कर दिए गए हैं। जो आखिरी चैप्टर हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। लाइट चैप्टर का ये पार्ट 2 है और पूरे सीरीज का ये सेट नंबर 80 है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 79 लिखा हुआ है क्या? ये 80 है, ठीक है। ये है हमारा सेट नंबर 80, ये सही है। यहाँ पर 79 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिलती है। यदि यह बिंदु अवतल दर्पण का डैश कहलाता है। सवाल को देखिए, ध्यान से पढ़िए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिलती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का डैश कहलाता है। अवतल दर्पण के केस में आपको याद है जो वक्रता केंद्र हुआ करता था वो दर्पण के सामने हुआ करता था, और उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे हुआ करता था। जब मैं बोलूं दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके पीछे, ठीक है। और जब मैं बोलूं दर्पण के आगे, मतलब परावर्तक पृष्ठ जो है उसके सामने। तो आपको याद होगा ये मैंने आपको गोला दिखलाया हुआ था और कहा था इस गोले को आप यहां से काट दो और अंदर की तरफ पॉलिश कर दो, इसको यहां से काट दो, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है और इसका वक्रता केंद्र सामने होता है। वक्रता केंद्र जो है उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले से दर्पण जो है बना होता है। उसके बाद यहां पर देखो, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, बाहर की तरफ है, और इसका वक्रता केंद्र यहां देखो, यहां है, दर्पण के पीछे है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसके पीछे है। ये सब अंतर जो है आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दर्पण में जो है वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के सामने होगा, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के सामने होगा। उत्तल दर्पण में पीछे होता है, अवतल दर्पण के सामने होता है। मैंने आपसे कहा था जो परावर्तक पृष्ठ है देखो ये बाहर की तरफ उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण है, इसमें धंसा हुआ है तो ये अवतल दर्पण है। अब सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिलती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का डैश कहलाता है, यह मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है या जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। इसे हम लोग कैपिटल F से दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या था, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर मिलती है, वास्तव में मिलती है। यहां पर क्या है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का डैश कहलाता है। तो यहां पर देखो कुछ ऐसा मामला है, यह प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है और देखो परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाती है, परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाती है। लेकिन इस लाइन को अगर आप थोड़ा पीछे ले जाकर के मिलाओ तो यहां पर ये जो लाइन है इस मुख्य अक्ष को काटेगी। तो अब देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो परावर्तित किरण है ये यहां से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। देखो ये एरो, देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि यहां से आ रही है। तो ये हम बोलेंगे कि इसका मुख्य फोकस है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। वास्तव में यहां से नहीं आ रही है ये किरण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण जो है इस पॉइंट से मुख्य फोकस से जो है आ रही है। तो ये मुख्य फोकस है उत्तल दर्पण का। अब देखो अवतल दर्पण के केस में देखा हम लोगों ने कि मुख्य फोकस यहां पे था। तो अवतल दर्पण के केस में जो वक्रता केंद्र है ये C, जो मुख्य फोकस है ये F, ये परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है,
ये परावर्तक पृष्ठ है, इसी को हम बोल सकते हैं कि दर्पण के सामने होता है। जबकि उत्तल दर्पण के केस में जो वक्रता केंद्र है, ये जो मुख्य फोकस है, ये परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, तो इसी को हम बोल देते हैं कि दर्पण के पीछे है। गोलीय दर्पण, जब बोले गोलीय दर्पण तो इसके अंदर उत्तल और अवतल दोनों आ जाते हैं। के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। देख लो, हम लोगों ने कहा उत्तल दर्पण के लिए ये मुख्य फोकस है और अवतल दर्पण के लिए ये मुख्य फोकस है। अब दोनों ही केस में ये जो पोल है और ये जो मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। इसे हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। यहाँ भी हम लोग इस दूरी को, ये जो पोल है अवतल दर्पण का और ये जो मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस बोलेंगे। इसे हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। तो फोकस दूरी हमारा आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास डैश कहलाता है। गोलीय दर्पण जब बोले तो इसमें अवतल उत्तल दोनों ही आ जाएंगे। इन दोनों के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास डैश कहलाता है। यहां देख लीजिए, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। बोल रखा है ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, ये वृत्ताकार सीमा जो है ना, ये वृत्ताकार जो सीमा है यहाँ पर, इसका जो व्यास है, इसके बारे में बात किया गया है। ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसका जो व्यास है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं दर्पण का अपर्चर, द्वारक, अपर्चर। आर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और एफ फोकस दूरी है। निम्न में से सही विकल्प की पहचान करें। गोलीय दर्पण के लिए जब बोला जाए गोलीय दर्पण, यानी कि ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए बात की जा रही है। तो ये जो दूरी है दोनों दर्पण के लिए, पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहां भी पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। पोल से लेकर के फोकस के बीच की जो दूरी है, ये इतनी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। यहां भी हम क्या बोलेंगे? इतनी दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। और होता यह है कि जो वक्रता त्रिज्या है, ये 2 गुनी होती है फोकस दूरी की। r इज इक्वल टू 2f। ये रिलेशन जो है आपको याद होना चाहिए। r इज इक्वल टू 2f। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? r जो है 10 सेंटीमीटर है। पूछ रखा है कि f क्या होगा, तो हम लोगों ने रिलेशन देख ही लिया। r इज इक्वल टू 2 इंटू में f होता है। ये हमारे पास 10 है, 2 गुने में f हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। देखिए r इज इक्वल टू 2 इंटू में f होता है, यानी कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के। तो अगर आप वक्रता त्रिज्या को 3 गुनी कर दोगे तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो b हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए वक्रता त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर पहले थी, तो फोकस दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या को क्या करो? 3 गुनी कर दो, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाती है। तब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? निकालो, 30/2 यानी कि 15। देखो ये भी 3 गुनी हो गई, फोकस दूरी भी 3 गुनी हो गई। किसी गोलीय दर्पण का डैश उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होता है। किसी गोलीय दर्पण का डैश उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। किसी गोलीय दर्पण का डैश उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो फोकस होता है। ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इसका जो मध्य बिंदु है ये मुख्य फोकस होता है। तो सी हमारा आंसर। डैश की मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। वो कौन सा दर्पण है? वह कौन सा दर्पण है जिसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है? परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, या बोल सकते हैं दर्पण के पीछे होता है। कौन है? उत्तल दर्पण। देख लो, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है इस साइड, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये है मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र। जबकि अवतल दर्पण के केस में ये दोनों सामने होते हैं। जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है ये दोनों सामने होते हैं।
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद डैश निकलेगी। बोला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद डैश निकलेगी। देखिए अब मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। मैंने अब क्या किया कि उस गोले को हटा दिया और दोनों जो दर्पण है उसको मैंने अलग अलग कर दिया। इस दोनों में उत्तल कौन है, अवतल कौन है। देखो जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है वो उत्तल है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है कि उत्तल है और ये हमारे पास क्या है कि अवतल है। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, अवतल यानी कि कॉनकेव। अब देखिए यहां पर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अवतल दर्पण के देखो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण ये है, या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण। यहां देखो वास्तव में जो है मुख्य फोकस से गुजर रही है, क्यों, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के सामने है इसका मुख्य फोकस। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में जो इसका मुख्य फोकस है वो तो दर्पण के पीछे है ना, तो वास्तव में तो गुजरेगी नहीं क्योंकि पीछे है। तो जब प्रकाश की किरण हम ऐसे भेजेंगे कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होकर के जाएगी नहीं वास्तव में, क्योंकि दर्पण के पीछे है। दर्पण को पार करके प्रकाश की किरण तो जाएगी नहीं क्योंकि पॉलिश्ड है ना। तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे है मुख्य फोकस, तो एक्चुअल में नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, लेकिन हम भेजेंगे ऐसे जैसे कि वो मुख्य फोकस से होकर के जाए। तो क्या होगा, दोनों ही केस में परावर्तन के बाद जो है जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दोनों ही केस में। यहां पर भी देख लो प्रकाश किरण ऐसे हम भेजें और इस प्रकार भेजे कि मुख्य फोकस से होकर के जाए, लेकिन वो जाएगी नहीं क्योंकि पीछे है मुख्य फोकस। तो परावर्तन के बाद जो है प्रकाश किरण देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये हमारा आंसर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद। अब यहां भी देखो उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण क्यों लिखा है, क्योंकि जो वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण के केस में वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, तो एक्चुअल में तो जाएगी नहीं। एक्चुअल में तो प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र से होकर के तो जाएगी नहीं क्योंकि दर्पण के पीछे है, लेकिन हम भेजेंगे ऐसे जैसे कि ये वक्रता केंद्र से होता हुआ जाए। तो क्या होगा, उसी पथ पर प्रकाश किरण लौट जाएगी, उसी पथ पर प्रकाश किरण लौट जाएगी यहां पर, और यहां भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि इसका जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने ही है, तो हम क्या करेंगे कि प्रकाश को इस प्रकार से भेजेंगे कि वास्तव में ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और उसी पथ पर ये लौट जाएगी परावर्तन के बाद। ऐसा क्यों होता है कि उसी पथ पर लौट जाए, ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, जब प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं तब प्रकाश किरण दर्पण पर जो है लंबवत होती है। यह मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर अगर हम प्रकाश किरण ऐसे भेजते हैं लंबवत ऐसे, तो परावर्तन के बाद क्या होगा कि ये इसी पथ पर लौट जाएगी, इसी पथ पर लौट जाएगी। हम लोगों ने परावर्तन का नियम में क्या पढ़ा, हमारे पास ये था एक अभिलंब था और हम ऐसे भेज रहे थे प्रकाश किरण, किसी एंगल पर भेज रहे थे। ये अभिलंब जो है 90 डिग्री के एंगल पे होता है इस सतह के साथ, तो प्रकाश किरण जो है उसी एंगल के साथ जो है लौटती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ कि एक एंगल के साथ भेजा ना, हम क्या करेंगे कि इस अभिलंब के अलॉन्ग ही भेजेंगे प्रकाश किरण को, तो क्या होगा परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण उसी पथ पर लौट जाएगी। तो जब प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारते हुए अवतल दर्पण पर आपतित करवाते हैं तो परावर्तन के बाद वो क्या है कि उसी पथ पर लौट जाती है। यानी इस केस में बोल सकते हो कि जो हमारा आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब के साथ क्या है 0 डिग्री के कोण पर जो है ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है। और उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे कि वक्रता केंद्र से वो पास हो, ऐसा हमें फील होगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा कि उसी पथ से वो लौट जाएगी। यहाँ भी क्या है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो 0 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर जो है प्रकाश किरण आपतित होती है। यदि हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजें जैसे कि वो वक्रता केंद्र से पास हो जाए, उसी पथ पर लौट जाती है हमारा आंसर। प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत होती है यदि वह डैश आपतित होती है। प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत होती है यदि वह डैश
आपतित होती है यदि वह वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है। उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत होती है। उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत होती है वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 90 डिग्री के एंगल पर प्रकाश किरण होती है जब ऐसे आपतित होती है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाए। तो बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज छप जाए। गोलीय दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिर्यक आपतित किरण परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिर्यक आपतित किरण परावर्तन के बाद, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण है यानी कि उत्तल अवतल दोनों, मुख्य अक्ष ये है, इसके तिर्यक ये है, तिरछी किरण जो है ऐसे आपतित होती है ध्रुव पर, तो क्या होगा, ये आप जानते ही हो कि ये जो मुख्य अक्ष होता है ध्रुव पर लंब होता है ना। मुख्य अक्ष जो है ध्रुव पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक अभिलंब की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो ये आपतित किरण है, ये हमारा बन गया आपतन कोण। परावर्तन का नियम यहाँ पर लागू होगा, तो परावर्तित किरण जो है परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ऐसे लौट जाएगी। हर केस में परावर्तन का नियम लागू होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इस केस में, हर केस में परावर्तन का नियम जो है लागू होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही जाएगी परावर्तन के बाद, बी हमारा आंसर। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति जानने के लिए हमें कम से कम कितने किरण आरेख की आवश्यकता होती है। अगर हम रे डायग्राम की मदद से हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, तो वहां पर कम से कम हमें 2 रेज जो है चाहिए होती है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यह प्रतिबिंब, देखिए, जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यह प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में मिलती है प्रकाश किरण तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। अगर वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी। यहां पर देखो ये 6 केस है प्रतिबिंब बनने के अवतल दर्पण के केस में। उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही होता है, तो वो आसान है। मेन हमारा ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। छह केस है। आप यहां पर देखो, ये रे डायग्राम की मदद से इमेज का जो लोकेशन है ये आपको दिखलाया गया है और इमेज जो है कैसी बनेगी वो आपको बताया गया है। जैसे यहां पर देखो, इस वाले में देखो, यहां पर देखो वस्तु को रखा गया, ये ए बी जो है वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा गया है। अब हमें इमेज जो है प्राप्त करना है कि कहां पर जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है बनेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे तो यहां से देखो अनंत किरण जो है निकलेगी, है ना, वस्तु से जो है अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी, लेकिन हम अनंत प्रकाश की किरणें तो बना नहीं सकते हैं, तो कम से कम हमें 2 चाहिए, कम से कम हमें 2 चाहिए। ये जो सवाल था यहाँ पर वो यही कह रहा था कि कम से कम हमें 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 प्रकाश किरण हमने लिया, एक को हमने भेज दिया मुख्य अक्ष के समानांतर। अब आपको पता है कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण आती है तो अवतल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो है हम लोगों ने यहां से वक्रता केंद्र से होते हुए भेजा। हमने सुविधा के लिए 2 प्रकाश किरण ली है, अब चाहो तो 4, 5, 6, 10 जितना मन करे उतना ले लो, लेकिन कम से कम तो 2 चाहिए, ठीक है। और हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे कि हमें रास्ता पता हो कि परावर्तन के बाद जो है कहां से जाने वाली है। तो ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। देखो उसी पथ पर लौट गई। अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, अवतल दर्पण के केस में वास्तव में जाएगी। तो देखो यहां पर ये दोनों प्रकाश किरण जो है काट रही है, वास्तव में काट रही है ना, वास्तव में काट रही है। चूंकि वास्तव में काट रही है तो यहां पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, ये वास्तविक होगा। ऐसे ही यहां पर देखो अनंत पर वस्तु को रखा गया है, तो यहां से प्रकाश की किरण जो आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद यहां पर वास्तव में काट रही है, तो यहां पर भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर भी देखो जो प्रकाश की किरण है इसको रखा गया है कहां पर, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्योंकि देखो यहां पर प्रकाश किरण जो है एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो यहां भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखो यहां पर प्रकाश किरण वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बनेगा। यहां पर देखो अनंत पर जाकर के ये एक दूसरे को काटेगी तो अनंत पर वास्तविक बनेगा। लेकिन इस वाले केस में देखो वस्तु को यहां पर रखा गया है, ठीक है, यहां पर रखा गया है। और देखो
यहां पर प्रकाश किरण काट रही है पीछे, एक्चुअल में नहीं काट रही है, ऐसा लग रहा है कि काट रही है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, इस वाले रे को पीछे खींच दिया है, यहां से इस वाले रे को पीछे खींच दिया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में ये काट रही है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं काट रही है, क्योंकि हमें ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर ये जो किरण है एक दूसरे को काट रही है। देखो, जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जहां पर वास्तव में काट रही है वहां वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है, और यहाँ पर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये काट रही है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो आभासी होगा, वो आभासी होगा। इन 6 केस के अंदर देखो तो एकलौता यही केस है, एकलौता यही केस है जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। बाकी हर केस में देखो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है याद रखिएगा वो प्रतिबिंब उल्टा भी होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो याद रखिएगा कि वो सीधा भी होता है, वो प्रतिबिंब सीधा भी होता है। साथ में आपने ये भी देखा कि एकलौता केस है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो दर्पण के पीछे हो रहा है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के केस में दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये चीज आप यहीं पर रट लो कि जब वस्तु को हम रखेंगे, देखो ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये पोल है, जब वस्तु को रखेंगे पोल और मुख्य फोकस के बीच में, तब प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। जब जैसे ही आभासी बोले वैसे ही आपको समझ जाना है कि दर्पण के पीछे बनेगा, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो साइज में बड़ा बन रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे बना प्रतिबिंब होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है तो इसका पीछे वाला साइड ये है, और ये उत्तल दर्पण है तो इसका पीछे वाला साइड ये है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये जो हम लोगों ने देखा, यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये देख लो, ये जो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है ये दर्पण के पीछे हो रहा है, तो ये आभासी है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने बना प्रतिबिंब होता है, अगर सामने बन रहा है, परावर्तक पृष्ठ के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, वो वास्तविक होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें जो है एक दूसरे को वास्तव में काटेगी परावर्तन के बाद। उत्तल दर्पण का सामने वाला पार्ट कौन है? ये है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में कभी भी सामने प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में कभी भी सामने प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है ये दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अवतल दर्पण के केस में हम लोगों ने देखा एकलौता केस है, जब वस्तु को हम पोल और फोकस के बीच में डालेंगे तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। बाकी हर केस में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के सामने ही होता है, जो कि वास्तविक होगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त आभासी प्रतिबिंब होता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त आभासी प्रतिबिंब होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो आप याद रखेंगे कि सीधा होता है, हमेशा सीधा, सीधा यानी कि इरेक्ट होता है। आभासी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, है ना, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक यानी कि रियल जो होगा ना वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बना सकता है? अवतल दर्पण ये बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये बनाने की जिम्मेवारी जो है किसी और दर्पण के पास है। देख लो, हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण के केस में एकलौता केस जब आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है वो था जब वस्तु को रखा गया था कहाँ? पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, और वो बड़ा था। लेकिन जो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब है ये बनाने की जो जिम्मेवारी है ये उत्तल दर्पण के पास है, और उत्तल दर्पण एकमात्र यही प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा छोटा या आभासी सीधा और अत्यंत छोटा। डी। तो अवतल दर्पण जो है ये आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, या उत्तल दर्पण बनाएगा। रट लो, अभी रट लो कि आभासी सीधा छोटा उत्तल बनाएगा, आभासी सीधा छोटा उत्तल बनाएगा, आभासी सीधा छोटा उत्तल बनाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और विवर्धित यानी कि बड़ा होगा जब वस्तु को, एकलौता केस से ये इसीलिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा। देखो ये टेबल जो है आप याद रखिए, ठीक है। ऐसे इसका ट्रिक भी होता है याद करने का, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं वो ट्रिक क्या ही आप याद करोगे। टेबल याद रखो, बहुत आसान है टेबल को याद रखना। 6 केस है,
6 केस है जिसमें से 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो, अगर आप वस्तु को रखते हो फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और अगर आप रखते हो अनंत पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कितना आसान है। अगर अनंत पर बनेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर सूर्य होता है, बहुत बड़ा होता है। और अगर फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा तो ये बहुत छोटा होगा। देखो, सूर्य का प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं ना कागज को जलाने के लिए, माचिस की तीली जलाने के लिए, तो हम सूर्य का प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो कितना छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पे होता है। तो जब वस्तु को हम लोगों ने फोकस पर डाला तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, और जब अनंत पर डाला तो बना फोकस पर। अनंत पर जब भी बनेगा तो अत्यंत बड़ा होगा, और फोकस पर जब भी बनेगा तो अत्यंत छोटा होगा, बिंदु के आकार का। अगर हम वक्रता केंद्र पर डालेंगे वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, समान साइज का बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने एकलौता केस ये देखा, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में डालेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो 1 2 3 4, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अब देखो, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में डालते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और ये बड़ा बनेगा। और अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में डालते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और ये छोटा बनेगा। इन सारे ही केस के अंदर, इन 5 केस के अंदर वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये बहुत ही आसान है, याद रखना। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो ये टेबल आपको याद हो जाएगा। और अवतल दर्पण के केस में ही याद रखना है, उत्तल में तो बहुत आसान है। उत्तल में तो बस आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा बहुत छोटा हो गया। 2 ही टाइप्स के प्रतिबिंब जो है वहां पर बनते हैं। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने डैश रखा जाता है तब यह वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बना कर देता है। वस्तु के साइज का प्रतिबिंब कब बना करके देगा? जब वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहां पर बनेगा? जो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, समान साइज का होगा, और वास्तविक उल्टा तो होना ही है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण के पीछे होगा? अवतल दर्पण के पीछे होगा, एकलौता केस ही है जब अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में डाला जाएगा। जब वस्तु को निम्न में से किस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण के पीछे होगा, पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा। यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, है ना। जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इसके फोकस के 2 गुने दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो, फोकस के 2 गुने दूरी पर रखा जाएगा, भाई फोकस के 2 गुने दूरी पर तो वक्रता केंद्र होता है, मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र पर ही हो जाएगा, समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक और उल्टा तो होना ही है। एंड ये टेबल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर जो आप याद रखते हो, इस टेबल में अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, आप आसानी से आंसर कर देते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अवतल दर्पण के केस में ये टेबल आपको मिला है, और ऐसे ही आपको मिलेगा उत्तल लेंस के केस में। बाकी जो अवतल लेंस होता है और जो उत्तल दर्पण होता है वहां पर जो है बहुत ही आसान है, याद रखना, क्योंकि वहां पर ज्यादा केस है ही नहीं। इसी के साथ हमारा ये जो सेट नंबर 80 है ये समाप्त होता है। लाइट चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।